नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। चुनाव की घोषणा हो चुकी है और कई उम्मीदवार अपनी आशा लगाए बैठे हैं। अमरावती लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र और अमरावती जिले में 8 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं। अब आज से करीब करीब सभी लोग अपने काम में लग जाएंगे। जहां तक युति का सवाल है, महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों के करीब करीब लग रहा है कि युति तय हो जाएगी। अमरावती से हमने जब कांग्रेस के फॉर्म भरे गए थे, यहाँ से भैया पवार का नाम चुना था। कौन है भैया पवार? कांग्रेस के आम आदमी को शायद लगता हो कि भैया पवार नया व्यक्ति है, लेकिन कांग्रेस से पिछले 20 सालों से लगातार जुड़े, जानते हैं उनसे कि कब से कांग्रेस से जुड़े, कब से राजनीति में आए हैं। और अमरावती विधानसभा के लिए उन्होंने कांग्रेस से टिकट मांगी है। भैया जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। विधानसभा की टिकट के लिए आपने फॉर्म भरा हुआ है, तो थोड़ा जानना चाहूंगा कि आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या रही है और कब से आज राजनीति में आए? मैं जब कॉलेज से मेरी शिक्षा हुई सीनियर कॉलेज से, उसके बाद में 1999 में पहली बार मैं एनएसयूआई से जुड़ा। एनएसयूआई में उस वक्त मुझे याद है कि दीप मिश्रा जी एनएसयूआई के शहर के अध्यक्ष थे। और देखा जाए तो उस वक्त मुझे राजनीति में इंटरेस्ट नहीं था। मुझे जब दीप भैया मुझे मिले, उन्होंने बोला कि आप एनएसयूआई ज्वाइन क्यों नहीं करते, आपके पास में आपका जनसंपर्क अच्छा है, यार दोस्त अच्छे हैं, अच्छा ग्रुप है। जनसंपर्क, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही? पारिवारिक पृष्ठभूमि में मेरे परिवार में आज तक कोई भी पॉलिटिक्स राजनीति में नहीं रहा? कोई नहीं रहा। और पढ़ाई, प्रारंभिक पढ़ाई मेरी पढ़ाई, प्रारंभिक पढ़ाई मेरी, मैं स्टेशन ब्रांच से 10वीं तक पढ़ा। 11वीं 12वीं मैं रामकृष्ण कॉलेज में। बेसिक आप अमरावती से ही हो? मैं अमरावती से हूँ और मैं बीएससी कंप्यूटर 3rd ईयर तक पढ़ा हूँ। मतलब स्टडी कंप्लीट नहीं हुई, उससे कुछ प्रॉब्लम थी, उस वजह से नहीं हो सका। तो मैं शुरुआत से राजनीति से मैं जुड़ा हुआ महसूस नहीं करता था। मुझे लगता था राजनीति अच्छी चीज नहीं है, राजनीति में नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब दीप भाई ने बोला कि आप मेरे साथ काम शुरू करो, आपको लगे तो करना, नहीं तो मत करना, तो मैं उनके साथ में हुई। और उसके बाद में फिर धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा कि राजनीति में आप मासेस में ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप फायदा पहुंचा सकते हैं, उनके काम कर सकते हैं। जो काम जिन लोगों के लिए, आपके लिए बहुत छोटे काम है, लेकिन लोगों के लिए बहुत बड़े बड़े काम है, उनके जिंदगी में बदलाव आने वाले काम है। अब देखा जाए तो संजय गांधी निराधार योजना या श्रावण बाढ़ योजना, एक उदाहरण के तौर पर बोल रहा हूँ, ये आप सामान्य लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात है, जिनको महीने के उसमें पैसे मिलते हैं और एक पूरा महीना उन वृद्धों का उसमें जाता है, चलता है। तो आपके लिए तो बहुत छोटी बात है, आपने वो काम करते हैं, लेकिन उनके लिए एक जिंदगी में बदलाव लाने वाली चीज है। तो मुझे लगता है कि राजनीति में आप बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। अब जब मुझे महसूस हुआ तो मैंने फिर उसमें आगे काम शुरू किया। सबसे पहला राजनीतिक पद क्या रहा आपके पास में संगठन का? सबसे पहले मैं शुरुआत तो 99 से किया था, और 99 से शुरुआत करने के बाद मैंने कम से कम 5 साल, करीब 25 साल आपको 25 साल मुझे राजनीति में हो गए। मैंने 5 साल एनएसयूआई में काम किया। लेकिन उस वक्त क्या था कि जब हम एनएसयूआई में काम करते थे, उस वक्त एक चिट्ठी सिस्टम हुआ करती थी कि अगर जो यहाँ पर आपको जो प्रतिनिधि अगर आपको लिख के देंगे कि इनको अध्यक्ष बनाओ, तो वो अध्यक्ष बनते थे। तो मुझे थोड़ा सा स्टैंड होने में एनएसयूआई में टाइम लगा, वो दूसरी कहानी है वो। तो 2006 में मैं सबसे पहला पद मेरे पास में एनएसयूआई में रहा कि मैं उस उपाध्यक्ष तो मैं रहा शहर में, लेकिन उसके बाद में सीधा फिर मैं स्टेट पे सेक्रेटरी बना, मतलब एनएसयूआई का महाराष्ट्र प्रदेश। सीधे महाराष्ट्र राज्य की राजनीति में आपने उसके पहले जीवन से उसके पहले हमने यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़े। यूनिवर्सिटी में हमने पहले यूनिवर्सिटी, क्योंकि 92 के बाद में कॉलेज के चुनाव बंद हो गए। नहीं, उसमें बंद हो गए, लेकिन जब यूनिवर्सिटी में क्या होता था कि जीएस के भरोसे पे यूआर बनते थे, यूआर के भरोसे फिर उसके बाद में चुनाव होते थे। तो हमने उसमें एनएसयूआई के माध्यम से 2000 में एनएसयूआई छात्र संघ का अध्यक्ष यूनिवर्सिटी में बनाया। उसके बाद में 2004 में हमने सेक्रेटरी बनाया। तो हमने उसमें पूरी जोश के साथ में एनएसयूआई में हमारे पूरे। आपने कभी छात्र जीवन में चुनाव लड़ा है कभी? नहीं, छात्र जीवन में चुनाव नहीं लड़ा। उस वक्त बंद हो गए थे, 92 के बाद में चुनाव बंद हो गए। हालांकि वो फैसला जिस भी कारणों से लिया गया था, लेकिन मुझे वो फैसला व्यवहारिक नहीं लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि लीडरों की ट्रेनिंग वहां से लीडरों की आप ट्रेनिंग बोले या लीडरों की आप फैक्ट्री बोले, तो वो मुझे लगता है कि छात्र जीवन में
छात्र संघ के चुनाव से। आपको लगा छात्र चुनाव वापस कॉलेज के चुनाव शुरू होने चाहिए, आपकी सरकार आएगी तब शुरू करेंगे? मेरे ख्याल से चुनाव शुरू होना चाहिए। चुनाव इसलिए शुरू होना चाहिए कि उसमें कुछ प्रॉब्लम भी होते हैं, लेकिन अगर प्रॉब्लम देखा जाए और उसका फायदा देखा जाए तो फायदे ज्यादा है, क्योंकि देश को अगर कोई चलाते हैं तो लीडर ही चलाते हैं, और लीडर अगर सही मायने में तैयार होते तो मुझे लगता है छात्र जीवन से तैयार होते। 25 साल आपका राजनीति का सफर रहा, देश के लिए, प्रदेश के लिए, शहर के लिए आपकी क्या उपलब्धियां है? मुझे उसके बाद में फिर 2006 के बाद में मैं थोड़ा आपको विस्तार में बताना चाहूंगा कि 2011 में यहाँ युवा कांग्रेस के चुनाव लग गए। युवा कांग्रेस में लोगों के बीच में से जो युवा कांग्रेस के लोग थे, यानी जो राजनीतिक कार्यकर्ता उनके बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में से हमारा चुनाव लगा। तो 2011 में चुनाव लड़ा, लोकसभा युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बना। लोकसभा युवा कांग्रेस का अध्यक्ष में जब बना तो वो 2 साल वो पद पे रहा। तो उसके बाद में 2013 में वो सीधा ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस में मेरे को, स्वर्गीय सातों साहब उस वक्त ऑल इंडिया के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने मुझे यूथ कांग्रेस में उसमें लिया, ऑल इंडिया के बॉडी में लिया। उसके बाद में फिर लगातार सफर चलता रहा। मैं कम से कम 8 से 9 स्टेटों में मैं इंचार्ज रहा। उसके बाद में कई स्टेटों में, यानी पार्टी ने आपके तो तरफ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी, यानी आप पार्टी का संगठन का काम करते रहे? जी, संगठन का काम करते रहे। मतलब ये है कि जो काम मुझे दिया गया वो काम मैंने ईमानदारी से निर्वहन करने का उसमें किया। मैं उसमें फिर झारखंड में भी इंचार्ज रहा, मैं बंगाल में भी रहा, बिहार में भी रहा, कर्नाटक में रहा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, और बाकी फिर और अलग अलग दीगर राज्यों, कर्नाटक में इंचार्ज रहा। बाकी फिर अलग राज्यों में चुनाव के समय जाने का काम पड़ा, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, तो बहुत सारी जगहों पे काम किया। छात्र जीवन से राजनीति का सफर आपने, और आप संगठनात्मक रूप में पूरा का पूरा रहे, अब आप जनप्रतिनिधि के रूप में रहे, जनता के रूप में रहे, दोनों कार्यों में लगता नहीं आपको बहुत जमीन आसमान का अंतर है? जमीन आसमान का अंतर जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि लड़ना संगठन में पड़ता है। अगर आप आंदोलन की भूमिका में रहते तो संगठन में भी रहते, और अगर आप में लड़ने का मादा है, आप में लड़ने की ताकत है, तो जनता के लिए भी आपको हर मोर्चे पे लड़ना ही पड़ता है। क्योंकि जनता के लिए भी अगर आप कुछ करना चाहते तो इतनी आसानी से चीजें होती नहीं है, उसमें भी आपको लड़ना पड़ता है। तो दोनों चीजें एक मुख की पूरक है, दोनों चीजें एक मुख से पैरेलल है, ऐसा मुझे लगता है। जहां तक मैं आपको बहुत सालों से देख रहा हूँ, आपको हमेशा मैंने दिल्ली में, बाहर के प्रदेशों में आंदोलन करते हुए देखा हुआ। महाराष्ट्र में और अमरावती के विशेष कई भूमिका रही आपकी किसी चीज के लिए कि भाई अमरावती की जरूरत, अमरावती की तरफ से भी हमने आंदोलन करना है? नहीं, जब मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था तब हमने लगातार यहाँ पे आंदोलन किए, आप तब देख सकते हैं। और जब मैं अब महाराष्ट्र में उपाध्यक्ष भी कांग्रेस कमेटी का, उसके बाद में मैं सेक्रेटरी का, जनरल सेक्रेटरी रहा, उसके बाद में मुझे महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष बनाया गया ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद में। तो लगातार जो भी आंदोलन यहाँ पे होता है कांग्रेस कमेटी का, हम उसमें हमारा पूरा सहयोग रहता है, और हम उसमें पूरी तरीके से अपनी भूमिका निर्माण करते हैं। संगठन में सबको कंट्रोल में सुन के चलना पड़ता है। अब आप जनप्रतिनिधि का टिकट मांग रहे हैं, टिकट मिलना नहीं मिलना ये अब समय बताएगा आपको। तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ उद्देश्य आपने दिमाग में रखे होंगे, क्योंकि कोई ना कोई कैंडिडेट कांग्रेस का रहेंगे। अब कांग्रेस के आप उद्देश्य बताओगे तो हर आदमी के लिए लागू है। आपका व्यक्तिगत रूप से, यानी कांग्रेस पार्टी तो चलो साथ में, कांग्रेस पार्टी का जो भी उम्मीदवार रहेगा उसके नियम आपके लिए सबके समान रहेंगे, उनका मैनिफेस्टो से। आप अमरावती के लिए क्या चाहते हैं कि कोई आपको लगता है कि बाकी कांग्रेसी से हटके आप अलग कर पाएंगे? नहीं, मुझे लगता है कि अमरावती में बहुत सारी चीजों की कमी है। अभी जैसा कि हम देखते हैं कि अगर किसी भी पेशेंट को बहुत ज्यादा कुछ होता है तो अब सीधा बोलते हैं कि नागपुर रेफर करो। अमरावती देखा जाए तो डिविजनल हेड ऑफिस है। डिविजनल हेड ऑफिस रहने के बावजूद भी अगर हमारे पास में कुछ अत्यावश्यक यंत्रणाएं नहीं है, इरविन में नहीं है समझो, या दूसरे इसमें डफरिन में नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारा फेल्योर है इतने सालों का। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पर HUPM जैसी इतनी बड़ी संस्था है, HUPM जैसी संस्था रहने के बावजूद भी हमने, और सार्वजनिक तौर पे, सरकारी तौर पे हमारे यहाँ पे बड़े बड़े स्टेडियम रहना चाहिए था, बड़े बड़े एक पूरी तरीके से मैकेनिज्म रहना चाहिए था कि जो लड़के नेशनल इंटरनेशनल के लिए तैयारी कर सके। उसके बाद में हमारे यहाँ पे क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है, क्राइम बहुत बढ़ा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं के पुलिस स्टेशन की संख्या यहाँ बढ़नी चाहिए, यहाँ पे चौकियों की संख्या बढ़नी चाहिए। और जो लड़के हम देख रहे हैं कि 18 साल के कम आयु के लड़के जो है इस फील्ड में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका काउंसलिंग की भी जरूरत है। और अभी आप एक देखेंगे, एक नया ट्रेंड नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है, गरीब बच्चे, सामान्य परिवार के बच्चे है, वो UPSC MPSC की परीक्षा देना तो चाहते हैं, लेकिन उसका पूरी तरीके से उसका भार वो वहन नहीं कर सकते, उसमें जो खर्चा आता है। तो कहीं ना कहीं शहर में ऐसे 1 प्रभाग 2 प्रभाग मिलके कहीं ना कहीं ऐसी अद्ययावत लाइब्रेरी होनी चाहिए।
ऐसे ऐसा मुझे लगता है। अब खेल उसके बाद में आप शिक्षा का देखिए। अब शिक्षा में क्या हुआ है कि कारपोरेशन प्राथमिक तौर पे हमें लगता है कि कचरे का जो मामला है, तो ये मामले में कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से फेल हुए, लेकिन ऐसा ही नहीं है। कारपोरेशन जो म्यूनिसिपल कारपोरेशन है वो सभी सभी इसमें, अभी आप देखिए नेहरू मैदान की स्कूल है, नेहरू मैदान की स्कूल आजादी के पहले की बनी हुई स्कूल है। यहाँ बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े लोगों ने, लीडर पैदा होते हैं वहां वहां से लीडर पैदा हुए, लेकिन आप देख सकते हो उसकी हालत इतनी खराब है और किसी को कोई लेना देना नहीं है, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं है। तो मेरी तो ये मांग है कि कम शिक्षा के उस पे कारपोरेशन ने एक श्वेत पत्रिका जाहिर करना चाहिए कि उनके उनके दिमाग में क्या है। वो बाकी और भी स्कूलें बंद पड़ी है और किसको फायदा पहुंचाने के लिए बंद पड़ रही है स्कूलें? क्या प्राइवेट स्कूलों को फायदा पहुंचाने के लिए बंद पड़ रही है, या फिर इन स्कूलों को गिरा के कुछ कॉम्प्लेक्स बनाने का कुछ दिमाग में चल रहा है? क्या किसको फायदा पहुंचाना चाहते थे? इसके ऊपर एक श्वेत पत्रिका कारपोरेशन की तरफ से निकलनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और भी बहुत सारी चीजें मैं उसके बाद में भी आपसे बताना चाहूंगा कि आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा है। पानी पुरवठा आप देख सकते हैं कि पानी जो है, पानी एक दिन के आड़ यहाँ पे पानी आता है। पूरे महाराष्ट्र में पानी की सबसे अच्छी सुविधा है, अब सुविधा है, पानी की किल्लत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक दिन के आड़ पानी, एक दिन के बाद में पानी यहाँ पे आता है। सोनम काका देशमुख हो, रासू गवई साहब हो, बीटी देशमुख साहब हो, इन लोगों ने उस वक्त तो कोशिश किया तो एक अच्छा डैम बना। डैम बनने के बाद में भी लेकिन उसको हमारे जनप्रतिनिधि उसको सही तरीके से, इसमें सभी का ये हो सकता है, लेकिन उसको नहीं पहुंचा सके। तीन मुख्य मुद्दे आपने इसमें चर्चा में लाया, अभी एक युवा वर्ग लाया, शिक्षा का लाया और स्वास्थ्य का लिए लाया। स्वास्थ्य के लिए जैसा कि मेडिकल कॉलेज की यहाँ पे घोषणा हो चुकी, जगह भी ली, तो एक वो चीज उसमें डेवलपमेंट में आ रही है। अब युवाओं के लिए रोजगार की आप बात कर रहे हैं, युवाओं के लिए बात करें कि युवा यहाँ का भटक रहा है, 18 साल से कम के बच्चे भटक रहे हैं क्योंकि कहीं भी उनको कोई ऐसे सोर्सेस नहीं है कि वो जाके कर। तो ये स्थिति तो सारे महाराष्ट्र में, सिर्फ अमरावती में तो नहीं, हर जगह का 18 साल से कम का बच्चा, हम देखते हैं कि जुवेनाइल क्राइम्स ज्यादा बढ़ रहे हैं पूरी क्राइम की तरफ भी। क्या विशेष रूप से यानी अमरावती के भरोसे आप पूरे महाराष्ट्र पर कंट्रोल कर सकते? देखिए इसमें ऐसा है कि आप पायलट प्रोजेक्ट बोल के बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, और पायलट प्रोजेक्ट के साथ में आप एक इस तरीके का एक विजन दे सकते हैं कि जो विजन अमरावती से निकल के महाराष्ट्र तक जाए। खास करके इसमें काउंसलिंग की इसलिए जरूरत है कि वो बच्चों को समझ भी नहीं आ रहा है कि जब वो क्राइम कर रहे तो उनकी पूरी जिंदगी तो खराब हो ही रही है, लेकिन साथ साथ उनके परिवार के भी साथ में वो बेचारे कौन सी परिस्थिति में उसके बाद में रहते थे, उनके पास में उनकी जमानत लेने के लिए, बेल लेने के लिए पैसे रहते नहीं रहते, उस तरीके से उनके आर्थिक हालात भी ठीक नहीं, तो उनको काउंसलिंग की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि हमारे पास में इतना बड़ा क्षेत्र एमआईडीसी का रहने के बाद में हमारी तरफ से वो जो कोशिश होनी चाहिए वो कोशिश है नहीं। बहुत सारे उद्योग धंधे यहाँ पे आते हैं, पहले उसका बहुत बड़े पैमाने पे भूमि पूजन होता है, उसकी बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन बाद में फिर वो धरातल पे उस पर कोई काम नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं, और उसमें मुझे लगता है कि सभी, कोई भी पार्टी का अगर जनप्रतिनिधि हो तो उन्होंने सबने मिलकर, जैसा पश्चिम महाराष्ट्र में ऐसा बोला जाता है कि विकास के मुद्दे पे सारे जनप्रतिनिधि, सारे पार्टी का भेदभाव भूल के एक साथ आके काम करते, तो उसको करने की जरूरत है, ऐसे मुझे लगता है। और कोई बड़ी बात नहीं है। हमेशा अमरावती ये हमेशा सांस्कृतिक नगरी रही है, ये शिक्षा की नगरी रही है, इसने महाराष्ट्र को भी एक दिशा दी है। अब आप आईटी पार्क की बात करते हैं, हमारे यहाँ के हजारों बच्चे पूना में जाके, बॉम्बे में जाके आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं। अगर हमने यहाँ पर कुछ आईटी का अगर कुछ यहाँ पे खोलने की कोशिश की, तो हमारे पास में, खुद के पास में इतना ह्यूमन रिसोर्स है, इतना मैन पावर है कि हम वो अच्छे तरीके से चला सकते हैं। जगह भी उपलब्ध है, सारी चीजें, सिर्फ उसको लेके आपका एक विजनरी आपका होना चाहिए, विजन होना चाहिए, आपके पास में कुछ खाका तैयार होना चाहिए कि हम आने वाले कंपनियों को इस तरीके की सुविधाएं देंगे। और यहाँ आने के बाद में, क्योंकि हमारे यहाँ का बच्चा जाता है वहाँ पे, जो भी उसको मिलता है उसमें उसका रेंट वेंट में बहुत ज्यादा पैसा जाता है, उसको जो सैलरी मिलती है, अगर यहाँ पे उद्योग धंधे आएंगे तो उसके पैसे की बचत होंगी, और वो साथ ही साथ यहाँ पे बाकी के भी जो है वो उद्योग धंधे डेवलप होंगे। अगर कोई कंपनी आती है तो उसके साथ में बहुत सारी चीजें डेवलप होती है। क्या रुकावटें होंगी उद्योग धंधे आने में? कौन लीडर नहीं चाहता होगा कि मेरे यहाँ उद्योग धंधा है? जैसे आप बताए उद्योग धंधा है, क्या आज से पहले लीडर की है कभी महत्वाकांक्षा नहीं थी मेरे यहाँ बहुत उद्योग आना चाहिए? सबने प्रयास किया, ICZ भी हुआ, बाद में फिर यहाँ पे भी मित्रा पार्क पे लगा, घोषणाएं हमेशा होती, फिर रुकावटें नहीं, किसको कौन क्या चाहता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे ख्याल से, और वो होना चाहिए, उसको लेके हम क्या कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहता मैं भी बहुत कुछ हूँ, चाहता हर कोई व्यक्ति है, लेकिन चाहने में और वो चीजें करने में, वो चीजों को धरातल पे लाने में, वो चीजों का फॉलोअप लेने में, और वो चीज करने के लिए और क्या क्या किया जाना चाहिए, कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए, किसको जाके मिलना चाहिए, किससे बात करना चाहिए, कौन से सोर्स से जाना चाहिए,
तो मेरे को लगता है कि वो उसकी कमी है। क्या बोल सकते हैं, उसमें विजन की कमी है, और कहीं ना कहीं पे वो लीडरशिप की कमी है। आप बता रहे कहीं ना कहीं निश्चित रूप से हमारी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का हो या हमारे नेताओं की कहीं तो भी हो, जिसके कारण कहीं तो भी हम पिछड़े हुए, लेकिन बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी हमारे यहाँ पे जैसे एचपी में भले लीडर के कारण है, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटी का दर्जा उसको मिला हुआ है। साथ में हमने देखा कि अपर वर्धा धरण का भी कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, जो आज पाने के लिए अमरावती को पूरी सुविधा है। आपका चेहरा नया है राजनीति में, भले आप संगठन में बहुत घुले मिले हुए, हर व्यक्ति आपको संगठन में जानता है, ऊपर तक संगठनात्मक आपकी पहुंच है। हो सकता उस कार्य के कारण आपको यहाँ की टिकट भी मिले। जनता के बीच आप अपना नया चेहरा लेके कैसे जाएंगे, क्या प्रस्तुति देंगे उनके सामने, आपकी आपके प्रति वो आकर्षित हो जाए? मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति, जब मैं पूरा देश घुमा, तो महाराष्ट्र की राजनीति का अपना एक तरीका था, अपना एक तौर तरीके के लिए महाराष्ट्र की राजनीति प्रसिद्ध थी। एक पुरोगामी विचार बोल के महाराष्ट्र का पूरे देश में एक राजनीति की छाप थी। और जब बिहार में भी इंचार्ज था, बंगाल में भी था, तो लोग बोलते थे कि यार आपकी राजनीति हमारे राजनीति से बहुत अलग है। लेकिन इन दिनों में यह देखने को मिल रहा है कि सेल्फ सेंटर्ड राजनीति, कि मेरा, मैं और मेरा सब कुछ। और दूसरी राजनीति यह है कि मेरे लिए क्या, मेरा मतलब लीडर खुद के बारे में ज्यादा सोचने की वजह से क्या हो रहा है कि उसमें एक खुन्नस की भी राजनीति अपने आप को देखने की मिलेगी कि कोई कार्यकर्ता किसी और के साथ में भी बात करता है तो कुछ लोगों को एकदम नाराजगी आ जाती है। तो इस तरीके की राजनीति से, खुन्नस की राजनीति से कार्यकर्ताओं को मान सम्मान की जो देने वाली बात है उसकी बहुत कमी आई हुई है। क्योंकि एक्चुअल देखा जाए तो पार्टी जो है वो कार्यकर्ताओं के भरोसे पे होती है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। और कार्यकर्ताओं के भरोसे पे जो पार्टी रहती है वो नेताओं के भरोसे पे नहीं रहती है। तो उस कार्यकर्ताओं को मान सम्मान मिलना चाहिए। दूसरी बात, सामान्य लोगों के काम जो है वो छोटे छोटे काम होते हैं, और उनके काम अगर आप करेंगे तो आपको जरूर प्यार देंगे। मैं जिस बेसिस पे मैं उम्मीदवारी पार्टी को मांग रहा हूँ, उसकी दो तीन चीजें हैं। पहला तो यह है कि मैंने जो पार्टी के लिए काम किया है, अब मैंने पार्टी के लिए जब काम किया तो पार्टी ने जो भी विश्वास मेरे पे जताया, वो विश्वास के ऊपर मेरे को लगता है कि मैं खरा उतरा हूँ। जहाँ भी पार्टी ने मुझे भेजा वहाँ पे मैंने पूरे ताकत से काम करने की कोशिश किया। अगर जिस राज्य में आंदोलन करने का काम पड़ा तो आंदोलन भी किए, केसेस भी लगे, पुलिस स्टेशन में भी, मतलब जेल में भी गए, सारी चीजें हुई। और जो भी जिम्मेदारी मिलती है उसको मुझे पूरा विश्वास है कि उसको मैं सही तरीके से निभाने का वो रखता हूँ। और बड़ी बात यह है कि पॉलिटिक्स जिस ट्रेडिशन में चल रही है, जिस वे में, ट्रेडिशनल वे में चल रही है, उसको उसमें बदलाव की भी बहुत जरूरत है। कहीं ना कहीं विकास को लेके ज्यादा ध्यान रहना चाहिए, ना कि बाकी चीजों को लेके। कभी कभी राजनीति का स्तर अमरावती में मुझे भटकता हुआ नजर आता है। आप इतने साल से राजनीति में रहे, संगठन में रहे, क्या हासिल किया आर्थिक रूप से आपने? सच में देखा चुनाव जाए, सामने जब लड़ना है आपको, हाँ, मुझे नहीं लगता कि वो बिना समस्या पैसे है। के चुनाव लड़ा जाएगा। हाँ। कोई भी का भी कारपोरेशन का भी चुनाव है, आपके पास क्या, इससे मतलब नहीं कि जो चुनाव में खर्चा लगता है, आपने जब क्या हासिल किया जो आप अभी खर्चा कर सको? देखिए, अब कठिन प्रश्न है थोड़ा आपके लिए। मेरे पास में क्या है क्या नहीं है, वो मुझे तो लगता है कि चीजें मेरिट बेसिस पे होना चाहिए। मेरे पास क्या है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरी जो स्थिति है वो बहुत सारे लोग जानते हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना उसमें कि ये सारी चीजें भूल के जो पार्टी को योगदान है हमारा, खास करके उस समय में जब 2014 के बाद में मैं सेक्रेटरी बना और लगातार 9 साल तक राष्ट्रीय लेवल पे, 9 साल तक भारतीय जनता पार्टी से मोदी जी के जो मोदी जी ने वो काम किया, देश को अपन बोल सकते कि बैकफुट पे लाने का काम किया। कई जगहों पे मोदी जी असफल हुए, जीएसटी में असफल हुए, कोविड में असफल हुए, और बहुत अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे विदेश की नीति उसमें असफल हुए। ऐसे बहुत सारे काम है, महंगाई के मुद्दे पे असफल हुए। तो उसको लेके लगातार हमने जो आंदोलन किए हुए हैं और लगातार आवाज उठाई है, और अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रदेशों में जाकर पार्टी के लिए काम किया है। तो पार्टी के काम के बेसिस पे और ऐसा नहीं है मैं तो 2014 से गया हूँ तो कुछ मैं लगातार उधर ही नहीं रहा हूँ। मैं महीने में 10-15 दिन जाता था, बाद में तो अमरावती में रहता। अमरावती की हर चीज मेरे को पता है कि अमरावती में क्या चीजों की कमी है और क्या नहीं है। सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अमरावती में बहुत पोटेंशियल है, चाहे ह्यूमन रिसोर्स का हो, या हमारे पास में एमआईडीसी के लिए बहुत सारी जगह है, या हमारे पास में एक उभरता हुआ शहर है, हमारे पास में हम स्मार्ट सिटीज को बना सकते हैं। लेकिन वो स्मार्ट सिटी बोलने से नहीं होगा, उसको स्मार्ट बनाना पड़ेगा और उसको सब मिलकर बनाना पड़ेगा। एक सवाल आपने पूछा कि चुनाव लड़ने के लिए पैसे लगते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आप
आपकी छवि सही है, आपकी छवि ईमानदारी वाली है, आपकी छवि पार्टी को लेके लॉयल छवि है, आप पार्टी के निष्ठावान है, तो मुझे लगता है ये लोग ये सब कुछ देख रहे हैं और शायद उतना खर्चा ना आए, ऐसा मुझे लगता है। इससे भैया हुआ पवार जो पार्टी के प्रति तो निष्ठावान रहे, क्योंकि इतने सालों से ऊपर की राजनीति में रहे। लेकिन जैसा मैंने व्यक्तिगत प्रश्न पूछा कि आर्थिक रूप से उपलब्धि क्या, तो भैया पवार एक साधारण व्यक्ति, आम नागरिकों में उठने बैठने वाला, हो सकता कि सब लोग परिचित नहीं हो, लेकिन उनके काम से, उनकी कार्यशैली से एक पार्टी में आंदोलनकारी की भूमिका करके, आपके बीच में भी शायद अलग अलग कोई आंदोलन संभालता होगा, कोई एडमिनिस्ट्रेशन संभालता हाँ। होगा, कोई प्रशासकीय विभाग संभालता होगा, तो एक आंदोलनकारी की जिम्मेदारी आपके पास है। शायद आपने वो स्वीकार कर लिया, आई नहीं, वो स्वीकार कर लिया। और जब भी कोई जहाँ पे कुछ मांगना है तो आंदोलन जरूरी रहता है, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो या एक घर, हमारा घर ही क्यों नहीं हो। बताते हैं कि जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ भी दूध नहीं पिलाती, तो रोना भी उसका मुझे लगता है कि वो आंदोलन है कि मैं आंदोलन कर रहा हूँ, मुझे भूख लगी, मुझे दो। तो इस प्रकार के भैया पवार अमरावती के लिए कांग्रेस से उम्मीदवारी का अर्ज दाखिल किया है। साथ में और भी कोई अर्ज है। अब समय और पार्टी क्या बताती है, यदि पार्टी की टिकट देती है तो यह अब जनता के बीच में कि एक ईमानदार व्यक्ति जो 20 साल से लगातार पार्टी के साथ में जुड़कर काम कर रहे हैं और कहीं आर्थिक रूप से हमने बेनिफिट लेते हुए नहीं देखा, ऐसे व्यक्ति को अब जनता किस प्रकार स्वीकार करती है, तब आने वाला वक्त बताएगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए। और कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? मेरा युवाओं को संदेश है कि मैं चाहता हूँ, मुझे लगता है कि युवाओं ने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में राजनीति में आना चाहिए। कि जब किसी को ऐसा लगता है ना कि राजनीति अच्छी जगह नहीं है और राजनीति में करियर नहीं करना चाहिए, तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि राजनीति अच्छी जगह नहीं है तो खराब जगह है, या ऐसा समझते कि भाई ये गंदे पानी का एक ये है, तो आपको उसमें उतरना पड़ेगा। अगर आप वो साफ करना चाहते हैं, आपको लगता है कि राजनीति अच्छी हो, तो आप अगर खुद को अच्छा समझते हैं तो आपके जैसे अच्छे लोगों को राजनीति को जरूरत है। तकलीफें बहुत सारी आएंगी, बहुत सारी चीजें आपके हिसाब से नहीं होंगी, लेकिन अगर आप आपके रास्ते पे चलते रहेंगे और अपने तरीके से राजनीति करने की कोशिश करते रहेंगे तो राजनीति एक दिन जरूर बदलेंगे, ऐसा मुझे लगता राजनीति के बदलाव के लिए, क्योंकि हर पल राजनीति बदलते जा रही है, लेकिन किस तरीके से बदलनी चाहिए, वो तरीका यदि सही हो तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा सुशासन हम निर्माण कर सकते हैं। यही कल्पना के साथ में इन्होंने इसी भावना के साथ में टिकट मांगी। आप वक्त बताएगा और भी नए उम्मीदवारों के साथ में हम आपके साथ मिलेंगे।